फीमेल लीड शाओ के साथ होती है, जो कि यहाँ बारिश से बचते हुए जल्दी से अपने घर पहुंचती है और वो तुरंत ही अपना अम्ब्रेला रखकर अपने डैड से मिलने पहुंचती है और जल्दी से उन्हें हक कर लेती है। पर तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है तो शाओ को पता लगता है कि वो उसके डैड नहीं बल्कि कोई और है, और ये कोई और नहीं हमारे स्टामी का हीरो है और इसका नाम ब्लू है। ब्लू तो यहाँ पर जल्दी से शाओ को पकड़ के उसे अपने नजदीक करता है और उसे देखते रह जाता है। फिर तभी इतने में यहाँ पर शाओ के डैड आ जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि ये मिस्टर लू है। असल में इनकी कार खराब हो गई थी तो वो थोड़ा देर बारिश से बचने के लिए हमारे घर पे रुके हुए। फिर शाओ तुरंत ही उसे कहने लगती है कि मिस्टर लू सॉरी, मुझसे गलतफहमी हो गई। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। और फिर शाओ यहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके डैड यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे मिस्टर लू का सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर मैं अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा पाऊंगा, और ये बहुत अच्छा मौका है मुझे मिस्टर लू से बना के रखने के लिए। फिर यहाँ पर शाओ के डैड लू को सजेस्ट करने लगते हैं कि बारिश लगता है रुकने वाली नहीं है, तो क्यों ना आज रात के लिए आप यहीं पर ही रुक जाओ। तो फिर लू मान जाता है कि ठीक है, और वो शाओ और उसके डैड की फोटो देखते हुए कहता है कि क्यों ना मैं मिस शाओ के बाजू वाले रूम में ही रुक जाऊँ। तो फिर शाओ के डैड इसके लिए भी एग्री कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ के डैड किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि उनकी कंपनी की सिचुएशन बहुत ही खराब है, और अगर मिस्टर लू का सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वो अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा पाएंगे, और वही उनकी इकलौती चॉइस है। फिर दूसरी तरफ लू तो यहाँ अपना शावर ले रहा होता है और यहाँ हम शाओ को भी देखते हैं जो कि बाथटब में होती है, और तभी उसे लू के बारे में सपना आता है तो वो शॉक होती है कि मैं उसके बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ। फिर शाओ अपने रूम से निकलकर जब सीढ़ियों से जा रही होती है तो वो मेड को आवाज देने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे एक ग्लास दूध चाहिए। और ऐसा बोलते हुए वो देखती नहीं है और यहाँ सीढ़ियों से स्लिप होकर गिरने वाली होती है, पर तभी लू जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें दूध चाहिए ना, ये लो। तो फिर शाओ मना करती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ लू इंसिस्ट करने लगता है और शाओ से गलती से फिर वो दूध का ग्लास नीचे गिर जाता है। तो वो कहती है कि सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तो फिर लू से कहता है कि तुम इतना नर्वस क्या हो रही हो, मैं तुम्हें कोई खाने वाला नहीं हूँ, और जाओ तुम अपना सो जाओ। तो फिर शाओ जल्दी से अपने रूम की तरफ भागने लगती है और यहाँ पर लू से देखकर सोच रहा होता है कि मैं जो भी चीज पाना चाहता हूँ वो मैं पा के रहता हूँ, और तुम्हें भी मैं पा के रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। बात कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और शाओ अपने डैड के साथ कोई पार्टी में गई होती है और वो सोच रही होती है कि उस दिन के बाद से मैंने मिस्टर लू को दोबारा कहीं नहीं देखी, लेकिन आखिर वो इतने फेमस और आउटस्टैंडिंग इंसान है तो मैं थोड़ी ना उनसे ऐसे मिल पाऊंगी। तभी इतने में शाओ को उसके डैड आवाज देते हैं और बताने लगते हैं कि तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें मिस्टर लू से मिलवाया था, वो यहीं पर ही पार्टी में है, और वो उसे लू से मिलवाने लगते हैं। तो यहाँ शाओ तो उसे देखते के साथ ही शॉक हो जाती है कि वो फाइनली उससे फिर मिल गई। यहाँ पर लू से हेलो बोलने लगता है तो फिर शाओ भी उससे मिस्टर लू कहते हुए हेलो बोल रही होती है। तो वो कहता है कि मिस्टर लू मत कहो, मैं अब तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। फिर शाओ के डैड उसे कहते हैं कि तुम अपना जाओ पार्टी एंजॉय करो, मुझे मिस्टर लू से यहाँ बात करनी है। फिर तभी इतने में शाओ जब यहाँ से जा रही होती है तभी वो एक वेटरेस से टकरा जाती है और उसके ऊपर पूरा वाइन गिर जाता है तो उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर एक स्टाफ उसे कहने लगती है कि हमारी वजह से आपका ड्रेस गंदा हुआ है तो हम आपको एक न्यू ड्रेस अरेंज करवा देते हैं, और वो उसे लेकर जाने लगते हैं ड्रेस चेंज करवाने के लिए। और ये सारी चीजें लू देख रहा होता है और तभी यहाँ शाओ के डैड लू को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो लू तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और वहां से जाने लगता है। तो शाओ के डैड तो अब चले जाते हैं और फिर यहाँ लू जाते हुए अपने असिस्टेंट से शाओ के डैड की कंपनी के बारे में पूछता है कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो फिर असिस्टेंट सब बताने लगता है कि शाओ के डैड ने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे थे वहां से ही उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और उन्हें अभी बहुत सारे पैसों की भी जरूरत है, इसलिए उन्होंने उसकी ही कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करें। फिर वो जो पार्टी की मैनेजर होती है वो शाओ को ड्रेस दे देती है और शाओ अपना ड्रेस पहनने के बाद जिप बंद करने के लिए उसे आवाज देने लगती है। तभी इतने में यहाँ लू पहुंच जाता है और जैसे उसकी जिप बंद करता है तो शाओ से देखती शॉक रह जाती है। लू से कहता है कि तुमने मुझे ही तो हेल्प के लिए बुलाई थी ना। तो वो क्लियर करती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस स्टाफ को बुलाई थी, और वो उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तभी लू जल्दी से उसे रोकता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और फिर कहता है कि अब तुम ठीक लग रही हो, और यहाँ से बाहर चला जाता है। और फिर वो यहाँ स्मोक करते हुए उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसने कितनी मुश्किलों से उसे देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल किया है। यहाँ पर शाओ सोच रही होती है कि मैं तो मिस्टर लू को गलत समझ रही थी, लेकिन वो कोई परवट नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे हैं। शाओ सोच रही होती है
कि मिस्टर लू ज़रूर मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर है और मैंने उनसे अच्छे से बात नहीं करी हूँ, तो इसलिए मुझे उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। फिर शाओ तुरंत ही किसी से पूछती है कि मिस्टर लू आखिर कहाँ पर है, तो उसे पता लगता है कि वो टेरेस पे है, तो वो उससे बात करने के लिए आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लू किसी को कॉल पर ऑर्डर दे रहा होता है कि वो शाओ के डैड को लोन बिल्कुल ना दे, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होनी चाहिए। फिर जैसे ही वो कॉल रखता है तो यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड आपकी तरफ बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होना। तो फिर लू क्लियर करता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और वो उसे बैठने के लिए बोलता है और उसे पूछने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुम एक्टिंग कॉलेज में हो, तो क्या तुम एक्टर बनना चाहती हो? तो शाओ बताने लगती है कि नहीं, मुझे तो डायरेक्टर बनना है। तभी इतने में यहाँ टेरेस पर एक और कोई बंदा आया होता है, तो उसे देखकर लू जल्दी से शाओ को पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि कोई प्रॉब्लम में फंसो तो शांत रहना। और तभी इतने में शाओ के डैड यहाँ पर उस बंदे से बात करने आए होते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर आप अचानक से अपना माइंड कैसे चेंज कर सकते हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और अगर कोई भी मुझे लोन नहीं देगा तो फिर मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। और वो नीचे बैठकर उसे प्लीज़ करने लगते हैं कि तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो भी वो बंदा नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। शाओ ये सब सुनने के बाद शॉक हो जाती है कि मेरे डैड की कंपनी प्रॉब्लम में, और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, और डैड इतनी ज़्यादा टेंशन में और मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ। और यही सब तो यहाँ पर लू का प्लान होता है कि अपने डैड की वजह से जब वो अपसेट होगी तो उसे फील होगा कि मेरे अलावा उसकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता है। तभी फिर इतने में शाओ के डैड को कुछ आवाज़ आती है और वो देखने लगते हैं कि यहाँ पर लू बैठा हुआ है और उसके साथ कोई लड़की है, पर वो यहाँ शाओ का चेहरा देख नहीं पाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी फिर शाओ जल्दी से लू से दूर होती है, तो वो उसे समझाने लगता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो तो बस सिचुएशन की वजह से मुझे ही करना पड़ा। तो वो कहती है कि मुझे पता है, मैं आपको कुछ गलत नहीं समझूंगी। और फिर वो तुरंत ही उसका कोट यहाँ देकर जाने वाली होती है, तो लू जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे डैड जो प्रॉब्लम है उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो शाओ मना करती है कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है वो मैं खुद सॉल्व कर लूंगी, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, और वो यहाँ से चली जाती है। तो लू सोच रहा होता है कि तुम्हें एहसास हो ही जाएगा कि मेरे अलावा इस शहर में तुम्हारी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता है और ना मैं किसी को करने दूंगा, और देखना तुम कैसे हेल्प मांगने के लिए जल्द ही मेरे पास ही आओगी। फिर यहाँ से घर जाने के बाद शाओ अपने डैड से पूछने लगती है कि डैड क्या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम अपना रूम में जाओ। तो फिर शाओ साइड में जाकर अपने डैड को देख रही होती है, वो यहाँ पर उसकी मॉम का फोटो लेकर रो रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि मैं कंपनी नहीं बचा पाया और लगता है मैं शाओ को भी अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, मैं सच में कितना यूजलेस हूँ। यही सोचकर यहाँ पर शाओ के डैड को रोना आ रहा होता है। फिर वो यहाँ अपनी हाउसकीपर को बुलाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि कल मेरा ये विला बिकने वाला है, तो ये तुम्हारी जॉब का आज लास्ट डे होगा। फिर हाउसकीपर को भी शाओ के डैड के लिए बुरा लग रहा होता है और तभी शाओ ये सब सुनते हुए रोने लग जाती है कि उसके डैड कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए। वो सोचती है कि आखिर मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तभी इतने में शाओ को लू का ख्याल आता है कि वो उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी डैड की हेल्प कर सकता हूँ। तो शाओ सोचती है कि जरूर उसके पास कोई रास्ता होगा, पर फिर इतने में शाओ को समझ आता है कि नहीं, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और मैं ऐसे उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर इसके बाद शाओ अपने डैड के साथ कोई छोटे से घर में रहने के लिए चली जाती है और यहाँ पर उसके डैड रोते हुए उसे कहने लगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ अब कितनी हार्ड हो गई है। तो शाओ कहती है कि डैड आप रो मत, हम लोग मिल के सब कुछ ठीक कर लेंगे, और अब मैंने भी एक जगह जॉब ढूंढ ली हूँ और मैं जॉब स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है। फिर शाओ एक होटल में वेट्रेस की जॉब पे लग जाती है और वो होटल के बाहर आने वाले सारे गेस्ट को अच्छे से वेलकम कर रही होती है। तभी मैनेजर आकर उसकी तारीफ करता है कि वो कितना अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है। वो उसे सजेस्ट करने लगता है कि तुम तो इतनी ब्यूटीफुल भी हो, तो तुम तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। तो वो कहती है कि मैं बस एक वेटर हूँ। वो कहता है कि कौन कह रहा है कि सिर्फ वेटर की जॉब करो, तुम इसके साथ साथ एक ही रात में बहुत सारे पैसे भी कमा लोगी। तो शाओ मना करती है और फिर इतने में शाओ को उसके डैड की सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताने लगती है कि चेयरमैन की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो बेहोश हो चुकी है। शाओ ये सुनते के साथ ही शॉक हो जाती है और तुरंत यहाँ से भागने लगती है, तो वो तो नीचे गिर जाती है और फिर वो जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और यहाँ पर वो अपने डैड की सेक्रेटरी से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। तो फिर वो उसे सब बता रही होती है कि कैसे उसके डैड का इतना बड़ा नुकसान हो गया और जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इतनी मेहनत लगा रहे थे वो भी वेस्ट हो गया क्योंकि वो गुड्स को टाइम पर डिलीवर नहीं
कर पाए और उनका बहुत नुकसान हो गया। इसलिए वो इस बारे में शौक में चले गए और बीमार हो गए। शाओ अपने डैड के लिए यहाँ पर बैठ के रो रही होती है, तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। फिर इतने में डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि अभी उसके डैड की कंडीशन तो ठीक है और वो खतरे से बाहर आ चुके हैं और वो इन लोग को सर्जरी फी भरने के लिए बोलकर चले जाते हैं। तो लू जल्दी से इन पेपर्स को ले लेता है और कहता है कि अपने डैड की मेडिकल फीस की तुम फिक्र मत करो, उसे मैं पे कर दूंगा। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को इस काम को संभालने के लिए दे देता है। तो शाओ के डैड की सेक्रेटरी भी उसके साथ जाती है सारे प्रोसेस हैंडल करने के लिए और यहाँ पर लू शाओ को समझाने लगता है कि तुम अभी इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। पहला नंबर तो तुम्हारी ये जो चोट लगी है उसको मेडिसिन लगाना ज़रूरी है और इसलिए वो उसे उठा के अपने साथ लेकर जाता है और उसकी पैर की चोट मेडिसिन लगाने लगता है और उसे समझाने लगता है कि देखो तुम जब बोलोगी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि शायद तुम बाद में मुझे कांटेक्ट करो। शाओ तो सोच रही होती है कि आखिर वो मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों है। फिर इतने में इसे सेक्रेटरी की कॉल आती है कि उसके डैड को होश आ गया है। तो तुरंत ही शाओ अपने डैड को देखने के लिए जाती है और फिर यहाँ से लू बाहर जाने के बाद अपने असिस्टेंट को शाओ के डैड के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो बेहोश हो गया था। तो फिर असिस्टेंट इस बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है और लू सोच रहा होता है कि इस बार तो तुम्हारे डैड की कंडीशन को देखते हुए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जल्द से जल्द हासिल करके रहूंगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ जैसी अपने डैड के पास पहुंचती है तो उनकी हालत देखकर वो बहुत ही अपसेट होने लगती है कि आखिर उसके डैड इतना कैसे बीमार हो गए। तभी सेक्रेटरी यहाँ पर उसके डैड से पूछ रही होती है कि चेयरमैन क्या हम बैंकरप्सी के बारे में डिक्लेयर कर दे। तो वो तो नहीं चाह रहे होते। तभी शाओ कहने लगती है कि डैड आप फिक्र मत करो, मैं कंपनी की सिचुएशन को ठीक करूंगी। और फिर इसके बाद शाओ तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी के साथ जब कंपनी पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि सारे एम्प्लॉयज यहाँ से उसकी सारी कंपनी की चीजें लेकर यहाँ से भागने वाले होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता लग गया होता है कि वो लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो क्या ये उन्हें सैलरी दे पाएंगे। पर तभी यहाँ पर शाओ सभी को यकीन दिलाती है कि वो आखिर अपने डैड की बेटी है, तो अब वो यहाँ पर आ गई है कंपनी को संभालने के लिए और वो उन लोगों का नुकसान नहीं होने देगी और उनकी सैलरी भी दिलवाएगी। वो लोग पहले तो यकीन नहीं कर रहे होते। तो शाओ कहने लगती है कि बस आप लोग मुझे एक दिन का टाइम दे दो। आपको पता है ना अभी हम लोग मिस्टर जियांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से फाइनल हो जाएगा तो फिर हमारी कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। तो फिर वो लोग शाओ की बात पर यकीन करते हुए उसे थोड़ा टाइम देने के लिए मान जाते हैं। फिर इसके बाद शाओ मिस्टर जियांग से डील करने के लिए जब पहुंचती है तो वो लोग यहाँ पर जबरदस्ती उसे ड्रिंक भी करने बोलते हैं, तो शाओ को करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ लू को जब इस बारे में पता लगता है कि शाओ उन लोगों से मिलने गई है तो फिर बहुत ही गुस्सा होता है और सोचता है कि अगर उन लोगों ने मेरी वुमेन को हाथ भी लगाया ना तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। दूसरी तरफ पहले तो शाओ की सेक्रेटरी यहाँ पर उसकी जगह ड्रिंक करने की कोशिश करती है पर वो मिस्टर जियांग बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें भी ये पूरा जग पीना पड़ेगा। तो फिर शाओ मान जाती है और जब वो ये ड्रिंक कर लेती है तो ये मिस्टर जियांग तो उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है। शाओ से बचने की भी कोशिश करती है तो भी वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ अपनी कार में लेके जाता है। तभी हम लू को देखते हैं जो कि तेजी में कार चलाते हुए यहाँ इस मिस्टर जियांग की कार के सामने पहुंच जाता है और फिर वो उस मिस्टर जियांग को मारते हुए उसे कार से बाहर निकालता है और शाओ को बचा लेता है। शाओ तो जल्दी से लू के पास पहुंच कर रोने लग जाती है और वो उसे हक करते हुए उसे प्रोटेक्ट करता है। और फिर यहाँ पर लू इस मिस्टर जियांग को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने शाओ को यहाँ बुली करी। तो फिर वो मिस्टर जियांग तो तुरंत ही माफी मांग रहा होता है और शाओ कहने लगती है कि रुको, इतनी आसानी से नहीं, अभी मुझे इसका कुछ काम है। फिर वो तुरंत ही उसके ऊपर चाकू रख के उसे धमकी देती है कि तुम इसी वक्त ही मेरे डैड की कंपनी में सारे गुड्स को ट्रांसफर करोगे, नहीं तो फिर तो अभी मेरे हाथों बचोगे नहीं, क्योंकि अगर मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई तो फिर मैं तुम्हें भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो फिर ये मिस्टर जियांग तो तुरंत ही डर के मारे कॉल करके ऑर्डर दे देता है और शाओ का यहाँ पर काम हो जाता है। फिर शाओ की तबीयत पूरी खराब होने लगती है तो लू तुरंत ही उसे उठा के लेके जाने लगता है और अपने गार्ड से कह देता है कि वो इस मिस्टर जियांग को सबक सिखाए। फिर लू शाओ को यहाँ से अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है। फिर शाओ तो बिल्कुल भी होश में नहीं होती है और वो इतनी ड्रंक होती है कि वो लू को पकड़ के किस करने लग जाती है, पर लू तुरंत ही उसे रोकता है और उसे कह देता है कि वो अभी बिल्कुल होश में नहीं है और वो ऐसे में उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर शाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ये तो मेरा घर नहीं है। फिर जैसे वो आईने में अपना चेहरा देखती है तो अपने नेक पर निशान देखकर उसे याद आता है कि कल रात वो लू को किस कर रही थी। वो शॉक होती है कि ये सब क्या है, जो उसे क्लियरली इस बारे में पूछना होगा। पर इतने में मेड यहाँ पर आकर उसे एक ड्रेस देने लगती है और बताती है कि मिस्टर लू ने ये ड्रेस आपके लिए भेजा है। तो शाओ इसके लिए थैंक्स बोलने लगती है और पूछती है कि वैसे मिस्टर लू है कहाँ पर। तो फिर मेड बताने लगती है कि वो स्विमिंग पूल में अपने आप को कूल डाउन करने के लिए गए।
फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर लू को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट से शाह के डैड की कंपनी के बारे में पूछ रहा होता है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि अब उसकी डैड की कंपनी की सिचुएशन थोड़ी तो ठीक हो चुकी है और उसे थोड़ा टाइम भी मिल गया है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर लू ये सब सुनने के बाद तुरंत ही पूल से बाहर आ जाता है और वो इस बारे में प्लान कर रहा होता है कि अच्छी बात है वो स्ट्रांग बनती जाए, और उसके बाद जब वो फ्लाई करते हुए नीचे गिरेगी तभी तो फिर वो उसका ओनली सपोर्ट बन पाएगा और फिर वो उससे दूर कहीं नहीं जा पाएगी। इतने में शाह उसके पास आ जाती है और उसे ऐसे देखकर वो नर्वस हो रही होती है और फिर पूछने लगती है कि कल रात आखिर क्या हुआ था। तो लू तुरंत ही क्लियर करने लगता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें मेडिसिन दे दिया था। लू कहता है कि देखो अगर तुम मुझे फॉलो करोगी ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और वो उसके पास आ रहा होता है तो शाह तो उससे डर के पीछे हो रही होती है। तभी वो कहता है कि इतनी नर्वस क्या हो रही हो, और फिर वो उसके पास से अपना कार्ड उठाकर उसे देने लगता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। फिर शाह तो उसका कार्ड लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर शाह जैसे यहाँ से बाहर जाती है तो उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो पूछने लगती है कि मिस शाह आखिर आप कहाँ पर हैं? कल रात मैंने आपको इतना कॉल करी पर आपने कॉल भी नहीं उठाई, मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। तो फिर शाह यहाँ मन में सोच रही होती है कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो यहाँ पर फिर अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। फिर इसके बाद शाह अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचती है और उन्हें बताने लगती है कि डैड अभी आप फिक्र मत करो, अभी का जो प्रॉब्लम था वो मैंने टेम्पररीली सॉल्व कर ली हूँ और आगे के लिए भी मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ और सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली हूँ। तभी यहाँ सेक्रेटरी सोच रही होती है कि कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत सारे पैसों का उधार है, तो मिस आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ी ना सॉल्व कर पाएंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और लू यहाँ बार बार अपना फोन देखकर अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि क्या ये फ़ोन ख़राब हो गया है, आखिर शाह मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो एक ना एक दिन तो वो आपको कांटेक्ट करेगी। तो लू कहने लगता है कि नहीं, वो मुझसे नहीं मिलने आ रही तो क्या हुआ, मैं उससे मिलने जाऊंगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछ कर पता कर लेता है कि शाह की कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई है और कल अब उसका फर्स्ट डे होने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ की जब यहाँ अपने कॉलेज से छुट्टी होती है तो वो अपनी फ्रेंड के साथ जब यहाँ कॉलेज से बाहर आती है तभी वो देखती है कि लू यहाँ अपने कार के बाहर खड़ा होकर स्मोक कर रहा होता है और सारी लड़कियों से देखकर उसके बारे में बातें कर रही होती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है, जैसे कि कोई ये स्टार होगा। तभी इतने में शाओ तो यहाँ लू को इग्नोर करके जाने वाली होती है तो लू जल्दी से जाकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर करने वाली थी। शाओ से फिर भी यहाँ मना कर रही होती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। तो फिर लू बताने लगता है कि मैंने मिस्टर ली को डिनर पार्टी पे बुलाया हो, तो क्या तुम नहीं चलना चाहती हो। तो फिर शाओ उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और वो लू के साथ उसकी कार में बैठती है और फिर इसके बाद लू शाओ को डिनर पे उस मिस्टर लिंग से मिलवाने के लिए पहुंच जाता है और वो मिस्टर लिंग तो यहाँ पर लू से काफ़ी ज़्यादा ही डर रहा होता है क्योंकि उसने ही तो शाओ को लास्ट टाइम ड्रग देकर उसे मिस्टर जियांग के साथ भेजा था। अब यहाँ पर लू जब शाओ को खाना खिलाने की कोशिश करता है तो वो नहीं खा रही होती है और गलती से उसकी वजह से लू के ऊपर खाना गिर जाता है तो वो तुरंत ही साफ करने लगती है और उसे सॉरी बोलती है और फिर इतने में ये मिस्टर लिंग तो लू के सामने नील डाउन होकर उसे माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो कहता है कि शाओ तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट करती थी पर तुमने लास्ट टाइम उसके साथ क्या किया था। तो फिर मिस्टर लिंग बार बार माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मिस्टर लू मुझे गलती हो गई है। तो लू फिर शाओ को इसके बारे में बता रहा होता है कि तुम्हारे डैड ने इस बंदे की इतनी हेल्प करे थे पर इसने तुम्हारे डैड की अच्छाई का ये सिला दिया। शाओ तो ये सब जानने के बाद इस मिस्टर लिंग को चिल्लाने लगती है कि आप इतने बुरे होंगे मुझे पता नहीं था। वो उसके पास आकर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है कल मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। हाँ माना कि तुम्हें मेरे डैड की अच्छाई का रीपे नहीं करना था तो लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे तो प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए था। तो फिर वो मिस्टर लिंग तो अपने आप को थप्पड़ मार रहा होता है और कहने लगता है कि मुझसे सच में गलती हो गई है, तो इसलिए मिस्टर लू प्लीज़ मेरे साथ कुछ करना मत, मैं इस गलती का भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लू कहता है कि ठीक है, इसका भरपाई करने के लिए तुम्हें शाह की कंपनी को हेल्प करने के लिए पूरे 50 मिलियन देना पड़ेगा। तो ये सुनते के साथ ही वो मिस्टर लिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर मैं इतने पैसे दे दूंगा तो मेरी तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। लू कहता है कि तुम्हें मरना है या पैसे देना है। तो फिर वो तुरंत ही चेक पे 50 मिलियन यहाँ पर शाह को दे देता है। इसके बाद शाह लू के साथ जब उसकी कार में होती है तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और यहाँ पर जल्दी से उसकी सिगरेट लेकर स्मोक करने लगती है और उसे खांसी आती है। तो लू जल्दी से उसे सिगरेट ले लेता है और उसे बुझाकर वो बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम बच्ची हो, तुम्हें स्मोक करने की जरूरत नहीं और तुम्हारे पास जो भी डिफिकल्टीज है ना उनसे अब तुम अपसेट मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। और फिर ऐसा बोलकर लू
शाओ के पास जाता है और उसका सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। तभी फिर शाओ कहने लगती है कि ये पैसे का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं ले लूँगी तो मेरा तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन मैं ये नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ये ले ली तो मैं तुमसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। और फिर ये बोलकर शाओ तो यहाँ से चली जाती है और लू बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं शाओ अपने डैड का ख्याल रख रही होती है और अब वो पहले से काफ़ी ठीक हो चुके होते हैं और धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी इतने में शाओ को फिर सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताती है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर शाओ यहाँ से साइड में जाती है अपनी सेक्रेटरी से बात करने के लिए और शाओ को पता लग जाता है कि फिर से कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो शाओ ये सुनने के बाद अपने डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताती है, पर उसके डैड तो सुन चुके होते हैं और वो बाद में सेक्रेटरी को कॉल करके अनाउंस करने के लिए बोलते हैं कि अब उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो अब कंपनी नहीं चलाएंगे। फिर रात में शाओ और उसके डैड जब साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तभी इतने में अचानक से पुलिस उनके घर पे आ जाती है और बताने लगती है कि उसके डैड के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, जिसमें किसी की मौत हो गई है और इस वजह से वो उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। शाओ पुलिस ऑफिसर को रोकने लग जाती है और कहती है कि जरूर मेरे डैड के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है और वो उन्हें मनाने लगती है कि उसके डैड अभी पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए, तो फिर वो जेल में जाएंगे तो फिर वहाँ पर और अच्छे से नहीं रह पाएंगे। पर ऑफिसर नहीं मानते और उसके डैड को लेकर जाते हैं। शाओ फिर अपसेट होकर और भी ज़्यादा ही रो रही होती है और सोचती है कि आखिर सारी चीज़ें इस तरीके से क्यों हो गई है और मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। फिर इसे ख्याल आता है कि अब सिर्फ लू ही उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो लू के घर के बाहर पहुंच जाती है और बारिश में भीगते हुए उसका इंतजार कर रही होती है। तभी जैसे ही लू अपनी कार से यहाँ पर पहुंचता है तो वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है और फिर उसे वो अपने घर में ले लेता है। इसके बाद शाओ जैसे यहाँ लू के पास आती है उसे हेल्प मांगने के लिए, तो कहता है कि देखो, हर चीज़ की इंसान को कीमत चुकानी पड़ती है, तो तुम बताओ तुम मुझे क्या दोगी। तो फिर शाओ सोचती है कि मुझे अपने डैड को बचाना ही होगा, मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने बटन्स खोलने लगती है और उसे अपने आप को ही ऑफर करने लगती है। तो ये सुनते के साथ ही लू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो भी क्या तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे अपने आप को बेचने लगती। तो फिर वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं ऐसा दूसरों के साथ नहीं करती, क्योंकि सामने वाले पर्सन तुम हो, सिर्फ इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ। लू ये सुनते के साथ ही फिर खुश हो जाता है और इसके बाद वो और शाओ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शाओ को तो बहुत ही फीवर है, तो वो तुरंत ही अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके यहाँ पर उसे 5 मिनट में आने के लिए बोलता है कि उसकी वुमेन बीमार है और वो चाहता है कि वो तुरंत आकर उसका ट्रीटमेंट करे। तो फिर उसका फ्रेंड यहाँ पर भागते हुए पहुँचता है और तुरंत ही फिर वो शाओ का ट्रीटमेंट करके उसे मेडिसिन वगैरह दे देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब शाओ की नींद खुलती है तो उसका फीवर पूरी तरीके से जा चुका होता है और यहाँ मेड उसे इस बारे में बता देती है कि लू ने उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर को भी बुलवाया था और वो अभी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो इस सुनते के साथ ही शाओ तो बहुत ही खुश होती है और फिर हम देखते हैं कि लू जब यहाँ टेबल पे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होता है तभी शाओ जल्दी से जाकर उसे पीछे से हक करती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। फिर लू से कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट टेस्ट करके देखो तुम्हें ये अच्छा लगा कि नहीं। तो फिर जल्दी से शाओ केक टेस्ट करके बताती है कि बहुत ही टेस्टी है, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। फिर लू तुरंत ही उसके लिप्स साफ करने लगता है और वो तो कल रात के बारे में याद कर रहा होता है और उसे टेस्ट करके कहता है कि सच में बहुत ही अच्छा है। और ये सुनने के बाद शाय हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि रुक जाओ, मैं अब तुम्हें टीज नहीं करूंगा और देखो अब मैंने तुम्हारे डैड को जेल से निकलवा लिया हूँ, तो चलो उन्हें पिक करने चलते हैं। फिर इसके बाद लू शाओ को पुलिस स्टेशन के बाहर तक ले आता है और फिर उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और जब भी मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे पास आ जाना। फिर शाओ जल्दी से अपने डैड को पुलिस स्टेशन से बाहर लेने के लिए जाती है और तभी उसके डैड जैसे ही बाहर आते हैं तो वो लू की कार देख लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आखिर मिस्टर लू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कि मिस्टर लू कोई अच्छा पर्सन नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए शाओ उससे दूर ही रहना। तो फिर शाओ कहती है कि ठीक है डैड और वो उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। तभी यहाँ पर लू का असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या आप उस लड़की को ऐसे ही जाने देंगे। तो फिर लू कहता है कि वो मुझे छोड़कर कहाँ जा ही सकती है। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और शाओ तो बिल्कुल भी लू को कांटेक्ट नहीं कर रही होती है, तो फिर वो खुद ही उसे मैसेज करने लगता है और यहाँ पर वो उसका रिप्लाई भी उसे नहीं देती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ के कॉलेज में कोई इवेंट होने जा रहा होता है, तो सभी स्पीच के लिए ऑडिटोरियम में जाते हैं और तभी यहाँ पर शाओ का कोई पुराना सीनियर उससे मिलने आया होता है और वो भी अब इस कॉलेज में पढ़ने लगता है। तो वो शाओ को हाय हेलो कर रहा होता है और पुरानी सारी उससे बातें कर रहा होता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि होस्ट स्टेज पर अनाउंस करने लगती है कि एक फेमस सीईओ मिस्टर लू उनकी
यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए आया हुआ है। तो शॉक हो जाती है और वो देखती है कि लू यहाँ स्टेज पर आया हुआ है। लू जब यहाँ पर शाओ को उस दूसरे लड़के के साथ देखता है कि वो उसे ऐसा टच कर रही है, तो फिर वो जेलस होने लगता है। फिर इवेंट खत्म होते ही शाओ तो जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से भागने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर उसकी और भी कुछ क्लासमेट आ जाती है उससे बात करने के लिए। और इतने में फिर जैसे ही शाओ यहाँ गिरने वाली होती है तो लू जल्दी से उसे बचा लेता है। और उन दोनों को ऐसे स्टाइल में देखकर सारी लड़कियां तो बड़ी खुश हो रही होती है और वो लोग तो यहाँ पर लू की तारीफें करने में लगी होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी लू इन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग पार्टी में चलना चाहते हो ना, तो मैं भी साथ ज्वाइन करूंगा। तो फिर वो लड़कियां तो और खुश हो जाती है कि ये मिस्टर लू हमें ज्वाइन करने वाला है। तो फिर वो लोग तो उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या वो शाओ को पहले से जानता है, नहीं तो आखिर वो उनके साथ पार्टी में जाने के लिए क्यों मान गया। तो फिर कि क्या वो शाओ को पहले से जानता है, नहीं तो आखिर वो उनके साथ पार्टी में जाने के लिए क्यों मान गया। तो फिर यहाँ पर शाओ के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं इसका अंकल हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर लोग तो और खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये सभी क्लब पहुंचते हैं पार्टी के लिए और यहाँ पर शाओ का वो सीनियर भी आया होता है और वो उसे देखे जा रहा होता है। तो लू को बहुत ज्यादा ही जेलसी फील होती है और वो यहाँ टेबल के नीचे शाओ को पैर से टच करने लगता है। तो शाओ तो बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाती है और फिर वो यहाँ से वॉशरूम जाने का बहाना करती है। फिर इतने में एक ड्रंक आदमी यहाँ पर शाओ को परेशान करने लगता है और वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है। तो शाओ से दूर करती है पर वो मान ही नहीं रहा होता है। तभी लू यहाँ गुस्से में फिर उससे फाइट करने लगता है। तो वो बंदा फिर डर के मारे शाओ और लू दोनों से माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई है। लू कहता है कि इतनी आसानी से नहीं माफ करूंगा, तुम इसे ड्रिंक पिलाना चाहते थे ना, तो अब तुम खुद ड्रिंक करोगे। और फिर यहाँ पर इस बंदे को बहुत सारी ड्रिंक करनी पड़ती है और फिर यहाँ शाओ के फ्रेंड्स भी उसके साथ मिलकर उसके साइड ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये सभी जब क्लब से बाहर आते हैं तो शाओ की सारी फ्रेंड्स उसे बाय बोलकर चली जाती है और यहाँ पर लू शाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतने में यहाँ पर शाओ का सीनियर आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ा देर अकेले बात करनी है, तो क्या अंकल आप यहाँ से जा सकते हैं। तो लू कहता है कि ठीक है तुम लोग बात करो और वो अपना यहाँ से चला जाता है और फिर साइड में खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ का ये सीनियर उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और कहता है कि क्यों ना तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद फिर लू जल्दी से इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो इसे साफ मना कर देता है कि सपने देखना छोड़ दो, शाओ तुम्हें डेट नहीं करने वाली। तो फिर ये सीनियर तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम शाओ के बदले में कैसे डिसीजन ले सकते हो, तुम बस उसके अंकल हो और शाओ के पास पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से सोचे कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो फिर लुई से बता देता है कि क्योंकि वो मेरी है और तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे क्या ही दे पाओगे, इसलिए बच्चे अच्छा रहेगा कि तुम इन सब से दूर रहो। शाओ तो यहाँ पर बहुत ही डरी हुई होती है और वो अपने सीनियर को उसकी बुक पकड़ाती है और कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो डर के यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो लू उसके सामने खड़ा होता है और फिर वो उसे उठा हुआ देखकर उसे आकर एक फाइल देता है और बताने लगता है कि ये उस पर्सन की इंफॉर्मेशन है जिसने तुम्हारे डैड को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो फिर शाओ पूछती है कि ये पर्सन कौन है और आखिर इसने ऐसा क्यों किया, मैं तो इसे ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। तो फिर लू इसे इस मिस्टर जी के बारे में बताने लगता है कि वो एक छोटी कंपनी का ओनर है और एक बार उसने उसके डैड से हेल्प मांगा था पर उसके डैड ने उसकी हेल्प नहीं करे थे, तो इस वजह से वो अब ये सब कर रहा है। तो फिर शॉ कहती है कि आखिर वो इस वजह से मेरे डैड के खिलाफ ग्रजेस कैसे होल्ड कर सकता है। तो फिर लू बताने लगता है कि ये बहुत ही छोटे दिमाग का इंसान है, तुम्हारे डैड ने इसकी हेल्प नहीं करे तो इसलिए इसने किसी और लोगों के साथ हाथ मिला लिया तुम्हारे डैड को भी बर्बाद करने के लिए, लेकिन तुम इन सब चीज़ों की ज़्यादा टेंशन मत लो, इन सब का ध्यान मैं रख लूँगा। तो फिर शाओ से पूछने लगती है कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है ये हम लोग कब तक कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो मन में सोचता है कि अच्छा है, ये बहुत ही सेंसिबल है। फिर वो उसे बता देता है कि 1 साल के लिए। नेक्स्ट डे जब शाओ की कॉलेज से छुट्टी होती है तो इसे लू का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरी सिटी जा रहा हूँ और वापस आने के टाइम पर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँगा। फिर कॉल रखने के बाद शाओ इस बारे में सोचने लगती है कि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, वैसे भी मैं बस उसकी लवर हूँ और उसने मेरी कितनी बार हेल्प की है, लेकिन बदले में मैंने तो कभी उसे कुछ दी भी नहीं। फिर इसके बाद शाओ अपने डैड की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में गई होती है और उन्हें वॉक कराने में हेल्प करा रही होती है। तभी डॉक्टर यहाँ उसके डैड की कंडीशन देखते हुए बताने लगता है कि उन्होंने तो बहुत जल्दी रिकवर कर लिए और फिर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो शाओ बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर डैड कहने लगते हैं कि सब मेरी बेटी की मदद से हुआ है। तभी फिर यहाँ शाओ के डैड उसे इस बारे में बताने लगते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव में जाके रहूँ, तो
तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? तो इस बारे में फिर शाओ कुछ जवाब नहीं देती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज में होती है तो उसकी फ्रेंड यहाँ उसे मनाने लगती है कि उसे कोई ग्रुप डेट पर जाना है, और वो शाओ से कह रही होती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे पास भी तो कोई पार्टनर नहीं है। शाओ नहीं चलने के लिए मान रही होती है, तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि बस मेरा साथ देने के लिए चल लो। फिर दूसरी की तरफ हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है, और वो यहाँ अपने फ्रेंड लोग से मिलने गया होता है और उन्हें वो इयररिंग दिखा देता है कि उसने वो अपनी लवर के लिए लिया है। तो फिर ये लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन लड़की है जिसके लिए वो इतना ज़्यादा पागल है। फिर यहाँ पर लू बहुत ही खुशी खुशी शाओ को कॉल करके उसे बताने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया हूँ और क्यों ना आज रात हम लोग साथ में मिले। तो फिर वो कहती है कि सॉरी, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर ये अपसेट होकर कॉल कट करता है और इसके फ्रेंड इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या हुआ, तेरी लवर ने तुझे रिजेक्ट कर दिए तो तू अपसेट हो गया है। तो फिर लू इन लोगों से कहने लगता है कि मैं कोई उसके पीछे पागल नहीं हूँ, बस वो मेरी डिजायर है और कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। फिर शाओ जो अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होती है तो उसे लू का ही ख्याल आ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। फिर रात में जब शाओ सो रही होती है तभी इतने में लू घर पे आ जाता है और वो उसे ऐसे सोता हुआ देखकर उसके जैसे पास आता है तो शाओ जाग जाती है और कहती है कि तुमने बताया भी नहीं कि तुम रात में आने वाले हो। फिर लू तो यहाँ पर शाओ को बेडरूम में लेके जाता है और उसे किस कर रहा होता है और वो इस बारे में सोच ही पड़ जाता है कि उसने तो अपने फ्रेंड लोग को बताया था कि वो उसे कोई पसंद नहीं करता बल्कि वो तो बस उसकी डिजायर है। तो अब वो सोच रहा होता है कि क्या ये बात सच है। फिर यहाँ दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और इसके बाद लू यहाँ शाओ के बाल सुखाने में हेल्प कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि सॉरी, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ थी तो मैंने तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब किया। तो फिर वो कुछ नहीं कहती है और लू को अपसेट देखकर फिर वो तुरंत ही उसे रोक कर कहने लगती है कि सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि मैं एक लवर हूँ और मुझे छुट्टियों में भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे असल में लगा था कि शायद छुट्टी वाले दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर लू तुरंत ही उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा मेरे बारे में सोचती हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं किसी भी लड़की के साथ घूमूंगा, मैं कोई कैजुअल टाइप का बंदा नहीं हूँ। तो फिर शाओ कहती है कि सॉरी। लू तुरंत ही उसे उसकी इयररिंग दिखाने लगता है कि वो उसके लिए वो गिफ्ट में लिख रहा है और फिर वो उसे पहना भी देता है। तो फिर शाओ को इयररिंग तो बहुत ही पसंद आती है और वो लू से कहने लगती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं जानती हूँ कि ये महंगा नहीं है लेकिन बस मैंने तुम्हारे लिए ली हूँ। फिर ये बॉक्स खोल कर देखता है कि उसने उसके लिए बेल्ट ली है तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है बेल्ट का क्या मतलब होता है, कि तुम मुझे हमेशा अपने पास बांध के रखना चाहती हो। तो ये सुनने के बाद तो फिर शाओ बहुत ही शाय हो रही होती है और तब यहाँ लू इंसिस्ट करता है कि चलो अब इसे पहना भी दो। तो फिर वो उसे पहनाने में हेल्प करती है और कहती है कि मुझे बस उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आए। तभी यहाँ लू उसके नज़दीक आता है और वो सोच रहा होता है कि पहले तो मैं बस उसे टॉय समझ रहा था जिसका यूज़ करके मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकूं, लेकिन लगता है कि मैं इसे सच में लाइक करने लग गया हूँ। तभी यहाँ पर शाओ से कहने लगती है कि ये बेल्ट तुम्हें सच में सूट कर रहा है और वो लू को ऐसे देखकर पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो लू तो जल्दी से उसे हक कर लेता है तो फिर शाओ भी उसे अच्छे से हक कर रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ वापस अपने होटल में ही काम करने की होती है। वहाँ पर उसका मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा होता है, उसकी वजह से इतने सारे गेस्ट आते हैं तो वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑफर देने लगता है कि उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो फिर शाओ मान जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ को लाइव स्ट्रीमिंग में अपने सीनियर हान के साथ ही काम करना होता है। फिर इन दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में लू के फ्रेंड्स को भी पता लग जाता है और वो उसे दिखा देते हैं। तो फिर लू इन दोनों का ऐसे साथ देखने के बाद तो बहुत ही जेलस हो जाता है और फिर उसके बाद वो शाओ को पिक करने के लिए वहाँ सेट पर पहुँचता है। शाओ तो फुल डे काम करने के बाद थक चुकी होती है इसलिए वो बैठे बैठे सोने लगती है। तभी लू जल्दी से उसके पास जाके बैठता है और उसका सर अपने कंधे पे रखता है और फिर उसके बाद जब वो उसे अपनी कार में ले आता है तो शाओ अपनी नींद पूरी करने के बाद उठ जाती है और उसे देखकर शॉक होती है और उसे बताने लगती है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए गलती से सो गई होंगी। तो फिर लू से पूछने लगता है देखो तुम थक गई हो तो और सो जाओ। तो फिर वो उसे बताने लगती है कि लगता है तुमने वो लाइव स्ट्रीमिंग देखी होंगे तभी तुम्हें पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ी पैसों की भी ज़रूरत थी और मुझे काम का एक्सपीरियंस भी चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर काम करने आ गई। तो लू कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ काम कर लो ना, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो शाम मना करने लगती है कि मैं अपनी करंट जॉब से बहुत ही खुश हूँ। तो फिर लू से बताने लगता है कि जब उसने उसे और उसके सीनियर को साथ देखा था तो उसे कितनी ज़्यादा जेलसी फील हुई थी और फिर ये सब बताते हुए वो उसे किस करने जैसी फील हुई थी और फिर ये सब बताते हुए वो उसे किस करने लग जाता है। दूसरी ओर हम शाओ के डैड को देखते हैं जो कि अपने सारे कपड़े पैक कर रहे होते हैं। तो सेक्रेटरी उन्हें समझाने लगती है कि आखिर आप ऐसे सब कुछ छोड़ कर कैसे जा सकते हैं, तो भी वो नहीं सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ सेक्रेटरी उन्हें एक और चीज़ के बारे में बताती है कि असल में जो उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है और उन्हें जो लोन वगैरह भी नहीं मिला, इन सारी चीज़ों के पीछे मिस्टर लू का हाथ है, उसने ये सब जानबूझ के किया है।
तो फिर तो शाओ के डैड को ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक लग रहा होता है और तभी इतने में उन्हें यहाँ पर अपने पुराने विला की चाबी मिल जाती है, तो वो शौक होते हैं और फिर वो विला में जाकर शाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शाओ को यहाँ लू उठा के घर पे लेकर आया होता है और शाओ के डैड इन दोनों को ऐसे साथ देखकर चिल्लाने लगते हैं कि शाओ तुम इस लू के साथ क्या कर रही हो। तो फिर शाओ अपने डैड को थोड़ा शांत करने लगती है और यहाँ पर लू कहने लगता है ये आप जो देख रहे हैं वही चल रहा है। तो फिर शाओ के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मेरे और शाओ के बीच में जो चल रहा है उसमें इंटरफेयर करने वाले आप कोई भी नहीं होते हो। तो फिर शाओ के डैड कहने लगते हैं कि मैं इसका डैड हूँ। फिर शाओ यहाँ पर अपने डैड को शांत करने लगती है और कहती है कि हम लोग घर चल के बात करते हैं और फिर वो उनके साथ घर पे आ जाती है। तो डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें पता है वो बहुत ही खराब इंसान है, तुम उसके साथ डेटिंग रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो। तो फिर शाओ भी रोते हुए कहने लग जाती है कि डैड मैं भी ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कई बार हमारी हेल्प की है और उसकी हेल्प के बिना मैं कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाती और ना ही आपका ट्रीटमेंट करवा पाती और ना ही आपको जेल से छुड़वा पाती। मैं भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसकी हेल्प की वजह से सब कुछ ठीक हो पाया है और अब मुझे लगता है कि मैं भी उसे लाइक करने लगी हूँ। फिर ये सुनने के बाद तो शाओ के डैड उसे कुछ भी नहीं कह पाते और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो उस न्यूज़पेपर को भी मोड़कर डस्टबिन में डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने लू की असलियत तो शाओ को बताई ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ उठती है तो उसे पता लगता है कि उसके डैड यहाँ से अपने गाँव निकल चुके हैं और वो उसके लिए नोट छोड़ कर गए होते हैं कि वो यहाँ पर अपना ख्याल रखे। फिर शाओ को यहाँ लू का कॉल आया होता है और वो उसे कह रहा होता है कि वो उससे मिलने आए। तभी शाओ मना कर देती है कि अब हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर लू तो चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, पर शाओ फिर भी उसका कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लू से मिलने के लिए कोई सॉन्ग नाम की लड़की आई होती है उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए और वो उसे देखकर बड़ी खुश भी हो रही होती है कि ये तो कितना हैंडसम है, इसके ऊपर मैं चांस मार सकती हूँ। पर यहाँ लू तो उसे कोई भाव नहीं देता है और साथ ही साथ उसके साथ बिजनेस डील करने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है और उसे यहाँ से निकलवाने लगता है। पर तभी ये जल्दी से जाकर लू को टच करने लगती है और उसे मना रही होती है, पर उसके टच करने से लू तो बीमार फील करता है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर लू अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाता है चेकअप के लिए और इसका फ्रेंड काफी शौक होता है कि तेरी बीमारी तो ठीक हो रही थी, तब वापस से लड़कियों से एलर्जी वाली बीमारी तेरी शुरू कैसे हो गई। तो फिर लू बताने लगता है कि शाओ की वजह से उसकी बीमारी ठीक हो रही थी, इसलिए ही वो उसे डेट कर रहा था अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। पर अब वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो चाहता क्या है। फिर हम देखते हैं कि जब शाओ को इस बारे में पता लगता है कि लू बहुत ही ड्रंक है तो वो यहाँ घर में उसकी केयर करने आई होती है। अभी लू से हक करके उसे बताने लगता है कि वो एक लड़की को बहुत ही लाइक करता है, लेकिन वो शायद अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए डर रहा है क्योंकि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है और उसे लग रहा है कि वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। तो शाओ तो यहाँ पर इसकी बातें समझ ही नहीं पाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लू जब अपने ऑफिस में होता है तो शाओ इससे यहाँ मिलने आई होती है। तो लू तो उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि यानी तुम कल रात सच में मुझसे मिलने आई थी, तुम मुझे बहुत लाइक करती हो ना। मैं पहले सोच रहा था कि शायद कल रात जो तुम आई थी वो सब सपना था, लेकिन अब लग रहा है कि वो रियल है। तो फिर शाओ कहती है कि मैं बस यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। वो उसे उसकी कीज वापस करती है और कहने लगती है कि वैसे तो हमारा ये रिलेशन 1 साल का था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हमें अभी खत्म करना चाहिए। और फिर ये बोलकर वो जाने लगती है। तो लू से पूछता है कि क्या तुम अपने डैड की वजह से सब कर रही हो। तो वो कहती है कि इसका मेरे डैड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भूलकर वो जा रही होती है। तो लू फिर उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करने लग गया हूँ। तो ये सुनने के बाद शाओ फिर उसे पीछे मुड़ के देखती है और लू बताने लगता है कि मैं मानता हूँ कि पहले मैं तुम्हें बस फिजिकली लाइक करता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हें रियल में लाइक करने लग गया हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल रियल है। मैं अब तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर वो शाओ से उसका जवाब मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर आ जाती है। और फिर तभी इतने में शाओ को सेक्रेटरी का कॉल आता है। तो फिर शाओ अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए यहाँ से जा रही होती है और सेक्रेटरी उसे इस बारे में सब कुछ बता देती है कि उसके डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू है और उसकी वजह से उसके डैड का और कंपनी का ये हाल हुआ है। शाओ तो ये सब सुनने के बाद बहुत ही शॉक होती है और फिर वो यहाँ से अपने घर पहुँचती है और बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसने सोची भी नहीं थी कि इन सबके पीछे उसका हाथ होगा। उसे अब समझ आता है कि मैंने उसे अच्छा समझी थी पर मैं गलत थी। फिर दूसरी तरफ हम लुक को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स लोग से शॉ के बारे में डिस्कस करता है
और वो लोग भी अब जान जाते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि अगर वो सच में उसे पसंद करता है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और उसे चेज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ अपने कॉलेज में होती है तभी लू यहाँ सभी के सामने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने पहुंच जाता है और उसे फ्लावर दे रहा होता है। शाओ उसका कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो वो कहने लगता है कि प्लीज मेरा जवाब दो। तो फिर शाओ सभी के सामने उसे रिजेक्ट करती है और उसका फ्लावर भी पकड़ के उसके मुंह पे मारती है और वो रोते हुए उसे कहने लगती है कि तुम जैसा इंसान जिसने मेरे डैड को बर्बाद किया तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए हुए थे और तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम इससे प्यार कह रहे हो। मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करने वाली हूँ। और ऐसा बोलकर शाओ यहाँ से चली जाती है और फिर लू बस खड़ा रह जाता है और फिर उसके बाद वो शाओ के घर के बाहर पहुंच जाता है और बारिश में भीगते हुए उसे मैसेज कर देता है कि वो बस उससे मिलना चाहता है। तो फिर शाओ उसे ऐसे भीगते हुए देखकर बाहर उसे मिलने आ जाती है और पूछती है कि अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो कि तुमने कुछ गलती नहीं करे। तो फिर वो मान लेता है कि मेरी सारी गलती थी और मैं यहाँ तुमसे माफी चाहता हूँ। लू अपनी सारी गलती एडमिट कर लेता है और शाओ से बताने लगता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था और तभी उसके टच करने से उसे कोई एलर्जी भी नहीं हुई थी, तभी वो उसे पाने के लिए सब कोशिश ही कर रहा था। लेकिन अब लू को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है तो शाओ से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बस मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती हूँ। तो लू से कहता है कि अगर यही तुम्हारी विश है तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा और फिर वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद शाओ अपने घर पे वापस आती है और नेक्स्ट डे फिर उसे न्यूज़ में देखने को मिलता है कि लू शहर को छोड़कर जा चुका है और उसने उसके डैड की कंपनी का नेम भी क्लियर कर दिया है और उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लग गए थे और उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी उसने वो भी सब ठीक कर दिया है और उसकी कंपनी को उसने बहुत सारे पैसे नाम करके चला गया है। तो ये सारी न्यूज़ सुनकर यहाँ पर शाओ तो काफ़ी शौक होती है और उसने उसे लास्ट गिफ्ट के तौर पे उसके लिए एक ड्रेस छोड़ कर गया होता है जिसे देखकर फिर यहाँ शाओ रोने लग जाती है। और फिर इसे अपने घर के बाहर लू का लेटर भी मिल जाता है कि अब वो यहाँ से जा चुका है और दोबारा उससे कभी नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद एक साल बीत जाता है और शाओ अपने डैड की कंपनी संभाल रही होती है और यहाँ पर रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं कि वो इतनी जल्दी इतनी सक्सेसफुल बन गई। वो लोग उससे लव लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो शाओ कुछ जवाब नहीं देती है। और फिर जब वो एयरपोर्ट पे गई होती है कोई काम से तभी उसे यहाँ पर लू मिल जाता है और शाओ तो बस उसे देखती रह जाती है और फिर से अब दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओ ने अब लू को पूरी तरीके से माफ कर चुकी होती है और लू अब पूरी तरीके से बदल चुका होता है और उसने अब सारे गलत काम छोड़ चुका होता है और यहाँ पर शाओ का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, चाहे उसके लिए खाना बनाना हो, चाहे उसके लिए मेडिसिन लाना हो या फिर उसके डैड की केयर करना, वो सब अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहा होता है। शाओ यहाँ पर लू को अपने डैड से मिलवाने जाती है और वो यहाँ पर फिर अच्छा सन इन लॉ बनने की भी कोशिश करता है और फिर फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर शाओ के डैड उसका हाथ लू के हाथ में देते हैं